Hello everyone, welcome back to the PYQ series of DSSP TGT Natural Science। आज हम इसमें देखेंगे वो एग्ज़ाम जो 27 सितंबर 2018 को हुआ था फीमेल शिफ्ट 2 में। तो इसमें आज हम पहले कवर करेंगे केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, 4 गैसेस A, B, C, D हैव हेनरीज लॉ कांस्टेंट 3, 4, 5, 6 रिस्पेक्टिवली। Maximum solubility of the gases in the liquid is found in ऑप्शन ए इट इज द सेम फॉर ऑल, ऑप्शन बी बी, ऑप्शन सी डी और ऑप्शन डी ए। तो क्या दिया है यहाँ पर, दिए 4 गैसेस ए, बी, सी और डी और उनके हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है 3, 4, 5, 6। अब देखो हेनरी लॉ कांस्टेंट क्या होता है, पहले हेनरी लॉ देख लेते हैं। देखो हेनरी लॉ ये कहता है कि जो प्रेशर ऑफ द गैस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के, यानी किसी गैस का जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी सॉल्युबिलिटी। तो प्रेशर जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली सॉल्युबिलिटी के। ठीक है, ये हमारा हेनरी लॉ कहता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। और जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी है उसे हम निकालते हैं मोल फ्रैक्शन से, यानी मोल फ्रैक्शन उनकी सॉल्युबिलिटी मेजर करने का तरीका होता है। तो जो उनकी गैसेस की सॉल्युबिलिटी है वो किससे कैलकुलेट की जाती है, मोल फ्रैक्शन से। तो अगर यहाँ से हम ड्राइव करेंगे, वैसे मैंने हेनरी लॉ करा रखा है, आप वीडियो में जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में देख लेना आपको मिल जाएगा। तो हेनरी लॉ मैंने फर्स्ट यूनिट में कवर करवा दिया था जब हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कर रहे थे, तो उसमें हेनरी लॉ भी करवाया मैंने। तो प्रेशर के हेनरी लॉ क्या कहता है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सॉल्युबिलिटी के, और जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी है वो किस फॉर्म में निकाली जाती है, मोल फ्रैक्शन की टर्म में, और मोल फ्रैक्शन को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। इस हिसाब से जो हेनरी लॉ है उसका एक फॉर्मूला आता है और वो आता है P गैस इक्वल टू KHX गैस। ठीक है, अब ये P क्या है, P गैस क्या है, Pg क्या है, प्रेशर ऑफ द गैस। तो ये Pg क्या है, Pg है प्रेशर ऑफ द गैस, राइट। और यहाँ पर x गैस क्या है, x गैस है हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। तो ये जो x गैस है ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, राइट। चलो, तो ये गया हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। और जो लास्ट यहाँ पर जो KH है वो क्या है, KH है हेनरीज कांस्टेंट। तो KH यहाँ पर क्या है, KH है यहाँ पर हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, अब ये वैल्यूज आ जाती हैं, यहाँ से ये फॉर्मूला हमारा आ जाता है। यहाँ देखो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सॉल्युबिलिटी के, मतलब प्रेशर मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फॉर्मूला बनाएंगे, प्रोपोर्शनल हटाकर कांस्टेंट लगाएंगे, जो हेनरी कांस्टेंट लग जाते हैं, तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है। अब देखो अगर मैं एक्स गैस को इधर ले आऊँ तो मुझे क्या मिलेगा, Pg डिवाइडेड बाय एक्स गैस इक्वल टू KH, ये मिलेगा। अब मान लो अगर प्रेशर कांस्टेंट है गैसेस के लिए, अगर हम प्रेशर कांस्टेंट कर दे तो जो KH है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, एक्स गैस के। ये मिलेगा मुझे, ये तब मिलेगा अगर मैं इस प्रेशर को क्या कर दूं, कांस्टेंट। तो अगर मैं इस प्रेशर को कांस्टेंट कर देती हूं तो जो हमारा KH है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, एक्स गैस के, राइट। अब इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी KH की, मोर वैल्यू ऑफ KH, तो लेसर वैल्यू होगी किसकी, एक्स गैस की। और एक्स गैस क्या है, मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन क्या बताता है, सॉल्युबिलिटी। इसका मतलब जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतनी ही सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम, लेसर सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। तो जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी KH की, सॉल्युबिलिटी उतनी क्या होगी, कम, राइट। अब देखो यहाँ पर ये गैसेस हमें दिया है 3, 4, 5, 6, ये KH की वैल्यूज़ है। ये किसकी वैल्यू है, KH की। अभी हमने लिखा है यहाँ पर जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतनी ही सॉल्युबिलिटी कम होगी। इसका मतलब सबसे कम सॉल्युबिलिटी किसकी है, D की, उससे ज़्यादा किसकी होगी, C की, उससे ज़्यादा किसकी होगी, B की, और सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी होगी, A की। क्योंकि इसके लिए जो वैल्यू है KH की वो बहुत कम है, तो क्योंकि KH की वैल्यू कम है तो इसीलिए इसकी सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम होगी। हमें यही पूछा है इन गैसेज में से मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी किसकी होगी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन डी में दिया है ए, दिस इज करेक्ट, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द ब्राउनियन मूवमेंट। तो हमसे यहाँ पर पूछा है ब्राउनियन मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। देखो क्या है, इसमें दिया है द ब्राउनियन मूवमेंट इज ड्यू टू अनइक्वल बम्बार्डमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिस्पर्जन मीडियम। ऑप्शन बी, इक्वल बम्बार्डमेंट ऑफ लार्ज पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्जन मीडियम बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स। ऑप्शन सी, बम्बार्डमेंट ऑफ स्मॉल साइज पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्जन मीडियम बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स। और ऑप्शन डी है, इक्वल बम्बार्डमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिस्पर्जन मीडियम। एक तो देखो यहाँ पर जो वर्ड हमें दिया है ये क्या दिया है, ब्राउनियन मूवमेंट। इसे रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, इसलिए इसका नाम क्या है, ब्राउनियन मूवमेंट। अब ये जो है ये हमें किस में देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है कोलॉइडल सॉल्यूशंस में।
ठीक है। अब कॉलॉइडल सॉल्यूशंस में क्या होता है, एक होता है डिस्पर्स्ड फेज और एक क्या होता है डिस्पर्जन मीडियम। तो एक होता है डिस्पर्स्ड फेज और एक क्या होता है डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। अब ये जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स होते हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं कॉलॉइडल पार्टिकल्स। तो जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं कॉलॉइडल पार्टिकल्स। अब क्या होता है ब्राउनियर मूवमेंट में क्या होता है, ये जो कॉलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं ये बार बार किसके साथ टकराते रहते हैं, डिस्पर्जन मीडियम के साथ, और एक जिगजैग रैंडम मोशन क्रिएट करते हैं। कैसा मोशन क्रिएट करते हैं, जिगजैग रैंडम मोशन, ठीक है। यानी मान लो ये पार्टिकल है, यहाँ पर दूसरा पार्टिकल है, ये थर्ड पार्टिकल है, ये फोर्थ पार्टिकल है, फिफ्थ पार्टिकल है, तो ये इससे टकराएगा ऐसे, फिर ये ऐसे टकराएगा, फिर ये ऐसे टकराएगा, कहीं भी टकरा सकता है। तो ये दो जिगजैग मोशन हमारा बनता है, इसी को हम क्या कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। दिस इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट, राइट। तो ब्राउनियन मूवमेंट में क्या होता है, ये पार्टिकल्स का आपस में टकराना, टकराना मतलब बम्बार्डमेंट। अब ये जो बम्बार्डमेंट है ये इक्वल नहीं होती, यानी जिस रेट से ये पार्टिकल इससे टकरा रहा है जरूरी नहीं है उतने ही रेट से ये पार्टिकल इससे टकराएगा। तो यहाँ पर जो बम्बार्डमेंट है वो अनइक्वल होती है। किस किस की बम्बार्डमेंट होती है, कॉलॉइडल पार्टिकल्स की और डिस्पर्जन मीडियम की, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। एक और चीज ध्यान रखनी है, जो ब्राउनियन मूवमेंट है ये नेचर पे डिपेंड नहीं करता कॉलॉइड्स की, ये डिपेंड करता है विस्कोसिटी पे। तो ये नेचर पे डिपेंड ना करके किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है किस पे, विस्कोसिटी पे, राइट। चलो नेक्स्ट है द कॉन्जुगेट बेस ऑफ HPO4 2 नेगेटिव। तो यहाँ हमसे पूछा है ये HPO4 2 नेगेटिव का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, ठीक है। इसका कॉन्जुगेट बेस हमसे पूछा है, ठीक है। कॉन्जुगेट बेस पूछा है तो इसका मतलब ये क्या है, एसिड। तो एसिड क्या करते हैं, एसिड अपना प्रोटॉन डोनेट करते हैं तो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, यानी एसिड में से H पॉजिटिव निकाल दो तो कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। यहां से अगर एक H पॉजिटिव निकाल देंगे तो इसका हमें क्या मिलेगा, कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस पूछा है, इसका मतलब ये किसकी तरह काम कर रहा है, एसिड की तरह। और एसिड कौन होते हैं, जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं। और ये किस थ्योरी के अकॉर्डिंग आता है, ये हमारा आता है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो ये वाली थ्योरी हमारी कौन सी थी, ये हमारी थी ब्रॉन्स्टेड-लॉरी वाली थ्योरी, जो ये कहता है एसिड प्रोटॉन डोनर होते हैं, यानी जो अपना H पॉजिटिव देंगे वो एसिड होंगे, और जो उस H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेंगे वो क्या होंगे, बेस। अच्छा, ऐसे ही अगर मान लो बेस दिया होता तो जो बेस का होता है वो क्या होता है, कॉन्जुगेट एसिड। तो बेस में H पॉजिटिव ऐड कर दो तो तुम आपको क्या मिल जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड, राइट। तो अगर आपको किसी का भी कॉन्जुगेट एसिड या कॉन्जुगेट बेस निकालना है तो बस क्या करना है, अगर कॉन्जुगेट बेस निकालना है तो उसमें से H पॉजिटिव लूज करा दो, अगर कॉन्जुगेट एसिड निकालना है तो उसमें H पॉजिटिव ऐड करा दो, ये करना होता है, इतना सा, राइट। चलो अब देखते हैं इसमें क्या होगा राइट आंसर। अब हमसे पूछा है इसका कॉन्जुगेट बेस, हमारे पास क्या है HPO4 2 नेगेटिव। क्या करना है, बस इसमें से एक H पॉजिटिव निकालना है। अगर मैं इसमें से एक H पॉजिटिव हटा दूंगी तो देखो यहाँ एक ही H है, ये चला जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, PO4। 2 नेगेटिव ऑलरेडी है, एक H पॉजिटिव जाने से एक और नेगेटिव आएगा तो टोटल नेगेटिव कितना हो जाएगा, PO4 3 नेगेटिव। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन इसका करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन ए, राइट। चलो नेक्स्ट हमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग न्यूक्लियाइड्स इज इनकरेक्ट। आइसोबार शो सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज बट आएगा यहाँ पर, बट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। आइसोटोप शो सिमिलर फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज। आइसोटोप शो डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। आइसोटोप शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास नंबर होते हैं। तो आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। और आइसोबार वो होते हैं जिनका सेम मास नंबर होता है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। तो जिनका सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोबार। तो इसमें पूछा इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो आप उसको कर सकते हैं, ऑप्शन बी यहाँ इनकरेक्ट हो जाएगा, राइट। चलो नेक्स्ट हमसे पूछा है मेटेलॉइड्स अमंग पी ब्लॉक एलिमेंट आर नॉट प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। इसमें से किस वाले ग्रुप में
मेटेलॉइड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ऑप्शन ए है 13th एंड 14th ग्रुप, ऑप्शन बी है 15th ग्रुप, ऑप्शन सी है 16th ग्रुप, ऑप्शन डी है 18th ग्रुप। देखो मेटेलॉइड्स क्या होते हैं, मेटेलॉइड्स वो होते हैं जिनके पास दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, यानी मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी। तो जो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मेटेलॉइड्स, या इनको हम सेमी मेटल्स भी कहते हैं। तो इनको हम मेटेलॉइड्स या इन्हीं को हम क्या कहते हैं, सेमी मेटल्स। अब बता दूं हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने मेटेलॉइड्स हैं, 7। उसमें सिर्फ 7 ही मेटेलॉइड्स हैं, और वो कौन कौन से हैं वो आपको याद रखने हैं। वो हैं हमारे सिलिकॉन और जर्मेनियम, आर्सेनिक और एंटीमनी, टेलुरियम और एस्टर्टिन, और एक बोरोन। ठीक है, ये है। समटाइम्स बोरोन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज नॉन मेटल। तो क्या होगा, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और एस्टर्टिन। अब देखो इसमें से जो बोरोन है वो 13th ग्रुप का एलिमेंट है। कौन से ग्रुप का एलिमेंट है ये, 13th। सिलिकॉन और जर्मेनियम 14th ग्रुप के एलिमेंट है। आर्सेनिक और एंटीमनी हमारे 15th ग्रुप के एलिमेंट है। टेलुरियम हमारा 16th ग्रुप का एलिमेंट है, और जो एस्टर्टिन है वो 17th ग्रुप का एलिमेंट है। अब इसमें से कौन सा ग्रुप बच जाता है, 18th ग्रुप वो है जिसके अंदर कोई भी नॉन मेटल नहीं है, सॉरी इसके अंदर कोई भी मेटेलॉइड नहीं है, नो मेटेलॉइड। 18th ग्रुप के अंदर कोई मेटेलॉइड नहीं है, और जो हमारा 18th ग्रुप है उसे हम क्या कहते हैं, नोबल गैसेस फैमिली, क्योंकि इसके अंदर जो गैसेस हैं वो किसी से रिएक्ट नहीं करते, अनरिएक्टिव होते हैं, उनका जो कॉन्फिगरेशन है वो फुलफिल्ड होता है, इसीलिए उनको हम क्या कहते हैं, नोबल गैसेस, जिसके अंदर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन आते हैं। राइट, ये हमारा 18th ग्रुप होता है, और इसके अंदर सारे ही नोबल गैसेस होते हैं, किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं क्योंकि इनका कॉन्फिगरेशन फुलफिल्ड होता है, और इसके अंदर कोई भी मेटेलॉइड प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसमें यही पूछा है कि इसके अंदर मेटेलॉइड प्रेजेंट नहीं है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, 18th ग्रुप। नेक्स्ट, the correct expression for ionization enthalpy of hydrogen atom in terms of Rydberg's constant is। ठीक है, अभी ऑप्शन भी दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है RHC, सेकेंड ऑप्शन है 3/4 HCRH, ऑप्शन सी है HCRH, और ऑप्शन डी है 2HCRH। अब देखो क्या होते हैं, देखो रेडबर्ग कांस्टेंट से पहले एक फॉर्मूला देखो। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास वेवलेंथ कैलकुलेट करने का और वेव नंबर कैलकुलेट करने का, वो होता है ये, जिसे हम रेडबर्ग फार्मूला बोलते हैं। तो पहले तो आप ये देखो रेडबर्ग फार्मूला क्या होता है। तो रेडबर्ग फार्मूला होता है हमारे पास न्यू बार। न्यू बार क्या होता है, ये होता है वेव नंबर। तो इस फॉर्मूले से हम वेव नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं या वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो वेव नंबर होता है वो रेसिप्रोकल होता है वेवलेंथ का, और लैम्डा होती है हमारी वेवलेंथ। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, वो होता है इक्वल टू RH। अब ये RH है रेडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, ये है हमारा रेडबर्ग कांस्टेंट। ये देखो ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आएगा, जो अभी मैंने यूनिट करवाई नहीं है, तो जो मैं करवाऊंगी तब आप वहाँ देख लेना अच्छे से। अभी फिलहाल आपको फॉर्मूला याद रखना। और यहाँ आता है Z²। Z² होता है हमारा एटॉमिक नंबर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आता है 1/N1² - 1/N2²। ये होते हैं हमारे एनर्जी लेवल्स। तो यहाँ N1 और N2 क्या है, ये है हमारे एनर्जी लेवल, जिसके अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं जिसके अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। राइट, चलो ये फॉर्मूला हो गया। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। राइट, ये हमारा वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला है। अब इस क्वेश्चन में जो हमसे पूछा है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए फॉर्मूला पूछा है, वो भी हाइड्रोजन एटम की। सबसे पहले तो देखो जो हाइड्रोजन एटम होता है ना, हाइड्रोजन एटम के लिए जो Z है, हाइड्रोजन एटम Z, एटॉमिक नंबर सबको पता है कितना होता है, 1। एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो फर्स्ट शेल में ही हो जाएगा, यानी उसका N1 कितना होगा, 1। यहाँ से हमसे पूछा उसके आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए एक्सप्रेशन, यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए। तो जब हम किसी की आयनाइजेशन एंथैल्पी निकालते हैं तो क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है किसी भी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसे उसकी क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसको निकालने के लिए हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी। अब इसको निकालते कैसे हैं, जैसे देखो यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन ये फर्स्ट शेल में ही प्रेजेंट है यहाँ पर। अब मुझे इसको निकालना है, तो इसको निकाल, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे अलग अलग लेवल्स होंगे, है ना। तो मुझे क्या करना है, इसको एक्साइट करके सबसे लास्ट लेवल में लेकर जाना है। सबसे लास्ट लेवल होगा इन्फिनिटी। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो जितना दूर होगा न्यूक्लियस से, उसे निकालना उतना ही ज़्यादा आसान होगा। तो इसीलिए हम इसे लास्ट लेवल में लेकर जाते हैं, और लास्ट लेवल हम क्या मान के चलते हैं, इन्फिनिटी। इसका मतलब यहाँ पर जो N2 है वो कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। इतना समझ आया। चलो, अब जो आयनाइजेशन एनर्जी है, यानी एनर्जी का फॉर्मूला पता है क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है Hc/λ। ये होता है फॉर्मूला।
तो जो हमारी एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, hc बाय लैम्डा। यहाँ पर E क्या है, एनर्जी, H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। ये जो H होता है ये हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसकी भी वैल्यू होती है बट यहाँ पर वैल्यू पुट करनी ही नहीं है हमें, क्योंकि हाँ आंसर सीधा H में ही दे रखा है। फिर यहाँ पर C आपको पता है क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो सबको पता होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। अच्छा, इसकी भी वैल्यू मैं वैसे बता देती हूँ, इसकी वैल्यू होती है 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड होती है वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट की। और लैम्डा बता ही दिया, वेवलेंथ है। अब क्या करना है, पहले इस फॉर्मूले से वेवलेंथ निकालनी है, फिर हमें यहाँ पर पुट करनी है। तो पहले हम वेवलेंथ निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा यहाँ से सही करते हैं, चलो। अब जब मैं वेवलेंथ निकालूंगी तो देखो वेवलेंथ कैसे निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले में पुट करके हम पहले वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो यहाँ पर मेरे पास है 1 बाय लैम्डा, और अभी यहाँ पर क्या है RH। जेड हमें पता है, हाइड्रोजन एटम के लिए पूछा है तो जेड कितना होगा 1 का स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा 1/N1, मैंने बता दिया कितना है 1, फर्स्ट लेवल में ही होगा इलेक्ट्रॉन। आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है तो सेकंड लेवल इन्फिनिट हो जाएगा, 1/∞ डिफाइन नहीं होता तो ये वाली टर्म तो कैंसिल आउट हो गई। इसको सॉल्व करूंगी तो मुझे 1 बाय लैम्डा कितना मिलने वाला है, यहाँ से मुझे 1 बाय लैम्डा मिलेगा RH। तो यहाँ से जो मुझे 1 बाय लैम्डा है वो कितना मिल जाएगा RH। अब मुझे निकालनी है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब मुझे एनर्जी निकालनी है। एनर्जी का फॉर्मूला अभी हमने लिखा है hc बाय लैम्डा। तो hc बाय लैम्डा को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, क्या लिख सकती हूँ, hc × 1 बाय लैम्डा। और 1 बाय लैम्डा की वैल्यू मुझे पता है क्या है यहाँ पर RH, ये यहाँ पे पुट कर दूंगी। तो जो एनर्जी है वो मुझे कितनी मिलेगी, hc/h, ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, ये मुझे एनर्जी मिल जाएगी। यानी मुझे जो करेक्ट एक्सप्रेशन मिला है वो मिला है E = hc/h, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है, राइट। चलो नेक्स्ट टाइम में पूछा है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ द स्पीशीज। यहाँ पर एक सेलेनियम, ब्रोमीन, रुबिडियम, क्रिप्टन दिया है और आगे हमारा एक और चीज़ ऐड हो गया है, स्ट्रॉन्शियम, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करना है, आपको सबसे इजी तरीका मैं बता देती हूँ। अगर आपको कभी भी ऐसे निकालना हो तो आप क्या करना है, ऐसे केस में नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ले जाना। यानी अगर कोई नेगेटिव आयन है तो जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा, मोर नेगेटिव चार्ज आप देख लेना, तो जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसकी रेडियस उतनी ही ज़्यादा बड़ी होगी, ठीक है। मोर रेडियस, तो जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतनी ही क्या होगी, रेडियस ज़्यादा। और जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, मोर पॉजिटिव चार्ज, उतनी ही रेडियस क्या होगी, कम। मोर पॉजिटिव चार्ज, रेडियस क्या होगी, कम, लेस रेडियस। इसे हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, अभी मैंने ट्रेंड नहीं करवाए हैं, ट्रेंड करवा दूंगी, उसके बाद आप इसको अच्छे से कर लेंगे। फिलहाल आप इसको याद रख लेना क्योंकि इससे जल्दी निकल जाएगा। इसको एज अ ट्रिक समझ लो, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतनी ज़्यादा रेडियस, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी कम रेडियस होगी। तो देखो यहाँ पर क्या है, 2 नेगेटिव, उसके बाद ये नेगेटिव, चलो सही है, जितना ज़्यादा नेगेटिव उसकी उतनी बड़ी रेडियस होगी, ठीक है, ये ठीक है। बट यहाँ पर पॉजिटिव और फिर यह क्या है, न्यूट्रल। यानी आपको ऐसे ले जाना है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाना है। तो अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाना है तो 0 तो बीच में ही आ जाएगा ना, इसका मतलब न्यूट्रल आयन तो हमारा बीच में ही आ जाएगा। तो जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो 0 बीच में आ जाएगा, यानी हमारा न्यूट्रल कहाँ आ जाएगा, बीच में। अब अगर हमारा न्यूट्रल बीच में आ जाएगा तो यहाँ तो न्यूट्रल लास्ट में आ रहा है, इसका मतलब ये गलत हो जाता है। यहाँ देखो यहाँ क्या आ रहा है, 2 नेगेटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव और ये उससे ज़्यादा पॉजिटिव, इसका मतलब बी करेक्ट हो सकता है। तो हमारा बी अभी देखते हैं। उसके बाद देखो यहाँ नेगेटिव, 2 नेगेटिव, ये तो गलत हो गया। 2 नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, उसके बाद न्यूट्रल, ये गलत हो गया। यानी यहाँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी। तो अगर आपको कभी भी ऐसे दे रखा हो ना, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, आपको इसमें क्या करना है, नेगेटिव से किसकी तरफ जाना है, पॉजिटिव की तरफ। यानी ये वाला रेडियस सबसे बड़ा होगा, फिर न्यूट्रल आ जाएगा। जितना ज़्यादा नेगेटिव उतना बड़ा रेडियस, जितना ज़्यादा पॉजिटिव उतना कम रेडियस। तो इस तरीके से जाना, ये रेडियस का ऑर्डर याद रख लेना, राइट। चलो नेक्स्ट, इन टर्म्स ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाइड्रोजन रिजेंबल्स विद विच ऑफ द ग्रुप्स एलिमेंट्स मोर। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की टर्म में जो हाइड्रोजन हमारा, H मतलब हाइड्रोजन, ये किससे ज़्यादा रिजेंबल करते हैं, 17th ग्रुप, फर्स्ट और 17th दोनों, नाइदर फर्स्ट और नॉर 17th। देखो जो फर्स्ट ग्रुप होता है ना वो हमारा होता है एल्कली मेटल्स। तो जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है वो कौन सा है, हमारा एल्कली मेटल्स होते हैं, जो होते हैं हमारे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंचियम, ये होते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा 17th ग्रुप। तो जो 17th ग्रुप है वो क्या होता है हमारा, 17th ग्रुप होता है हमारा 17th ग्रुप है हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और अस्टाटीन।
आप इनको हम कहते हैं हैलोजेंस, 17th ग्रुप वाले को हम क्या कहते हैं, हैलोजेंस, राइट। चलो अब क्या याद रखना है आपको, जो हमारा हाइड्रोजन है उसको अकॉर्डिंगली कॉन्फ़िगरेशन के फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है, बट आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो उसका ऑर्डर है वो किसके साथ मैच करता है, हैलोजेंस के साथ। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है और हैलोजेंस भी क्या है, नॉन मेटल, तो जो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी है किसके साथ मैच करती है, हैलोजेंस के साथ मैच करती है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। चलो नेक्स्ट, हाउ मेनी सीरीज ऑफ एसिडिक सॉल्ट्स कैन बी फॉर्म्ड बाय ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। देखो पहले तो ये देखना है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड क्या होता है। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड होता है H3PO4, इसे हम क्या करते हैं, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ये एक ऑक्सो एसिड है। ऑक्सो एसिड क्या होते हैं, ऑक्सो एसिड वो होते हैं जिनका जो प्रोटॉन होता है यानी जो H पॉजिटिव होता है यानी जो H आयन होता है वो किसके साथ अटैच होता है, ऑक्सीजन के साथ। तो जिनका जो एसिडिक प्रोटॉन होता है वो किसके साथ अटैच होता है, ऑक्सीजन के साथ, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑक्सो एसिड। ये फॉस्फोरस का ऑक्सो एसिड है। इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है, एक डबल बॉन्ड O के साथ, एक यहाँ OH ऐसे कनेक्ट होते हैं, एक OH ऐसे कनेक्ट होते हैं और एक OH ऐसे कनेक्ट होते हैं। यहाँ से अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूँ फॉस्फोरस की तो देखो इसके ऊपर -2 -2 -2 -2 और हर एक हाइड्रोजन पर +1 +1 और +1, तो कैलकुलेट कर लो, -2 -2 -2 -2 कितना हो गया, -8 और ये 3 प्लस का, यानी कितना आ जाएगा इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट +5। अब देखो यहाँ पर हमें बताना है कितने एसिडिक सॉल्ट बन सकते हैं, तो इसके साथ जितने एसिडिक प्रोटॉन होते हैं उतने ही एसिडिक सॉल्ट बना सकते हैं आप। ये OH है, ये OH है, तो अभी मैंने बोला ये क्या है, ऑक्सो एसिड। ऑक्सो एसिड क्या होते हैं, जिनका H पॉजिटिव किसके साथ अटैच होता है, O के साथ अटैच होते हैं, यानी एसिडिक प्रोटॉन किसके साथ अटैच होते हैं, ऑक्सीजन के साथ, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑक्सो एसिड। तो देखो यहाँ पर एक OH है ना, ये इस तरीके से होगा, यहाँ पर भी एक OH है, इस तरीके से होगा, तो ये टोटल कितने H पॉजिटिव दे सकता है, 3 ना। इसको हटा दो यहाँ से, तो यहाँ से एक H पॉजिटिव निकल सकता है, यहाँ से एक H पॉजिटिव और यहाँ से एक H पॉजिटिव निकल सकता है। टोटल कितने H पॉजिटिव निकाले जा सकते हैं, 3, क्योंकि ये 3 H पॉजिटिव लूज कर सकता है। जितने इसमें OH होंगे उतने ही H पॉजिटिव लूज कर सकता है, और जितने ही H पॉजिटिव लूज करेगा उतनी इसकी क्या बना सकते हैं, एसिडिक सॉल्ट। तो इसका ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा, E, यानी कितने एसिडिक सॉल्ट बना सकते हैं यहाँ से, 3। सो ऑप्शन E इज करेक्ट, राइट। चलो नेक्स्ट हमें पूछा है द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आइसोमोलर सॉल्यूशंस ऑफ K2O जिसका pH 1 दिया हुआ है, K2S pH 2 दिया हुआ है, K2SE pH 3 दिया हुआ है, K2TE जिसका pH 4 दिया हुआ है, और आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट ऑर्डर है pH के रिगार्डिंग। पहले तो देखो यहाँ पर वर्ड दिया आइसोमोलर। आइसोमोलर मतलब इनकी जो मोलैरिटी है यानी इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम है, सबकी कॉन्सेंट्रेशन हमें सेम दिया ताकि हमें pH निकालने में कोई दिक्कत ना हो। अब सबसे पहले क्या दिया है, K2O, ठीक है। अब देखो K2O क्या करूँ मैं, इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं। देखो अगर मैं K2O को वाटर में डिजोल्व करूंगी तो मुझे मिलेगा यहाँ से KOH + H2O, ठीक है। तो वाटर में डिजोल्व करने के बाद एक तो मुझे बेस मिलेगा और एक मुझे मिलेगा यहाँ से K2O, इस तरीके से मिलेगा, राइट। चलो इसको बैलेंस करूंगी तो मुझे यहाँ आ जाएगा क्या, हम यहाँ क्या मिलेगा, 2। ऐसे ही देखो K2S है तो K2S + H2O, K2S + H2O करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ से, बैलेंस करेंगे, इसके बाद हमें यहाँ से मिलेगा KOH K2 प्लस यहाँ से मिलेगा H2S, ये मिलेगा, ठीक है। यहाँ ज़्यादा डिफरेंस इसलिए मिला था, यहाँ पर ऑक्सीजन था ना, तो ये वाला जो H2O है ना उसमें ऑक्सीजन यहाँ से आया है, यहाँ से सल्फर आ गया। ऐसे ही K2SE का देख लो, अगर K2SE को हम वाटर में डिजोल्व करेंगे तो K2SE को वाटर में डिजोल्व करने के बाद मुझे मिलेगा एक तो KOH और एक क्या मिलेगा, H2SE। ऐसे ही अगर हम K2TE को डिजोल्व करेंगे वाटर में तो क्या मिलेगा, यहाँ से एक तो मिलेगा KOH और एक क्या मिलेगा यहाँ से H2TE, ये मिलेगा, राइट। अब देखो ध्यान से देखना एक बार, अब इन सबको वाटर में डिसॉल्व करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, KOH। तो यहाँ से अगर KOH मिल रहा है तो इन सब की स्ट्रेंथ तो सेम हो गई, तो इससे तो स्ट्रेंथ पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है, ना pH पे। बच गई क्या हमारे पास, एक तो मिल रहा है H2O, एक मिल रहा है H2S, एक मिल रहा है H2SE और एक क्या मिल रहा है H2TE। इसके लिए जो pH बोली गई है वो है pH 1, यहाँ पर फिर है इसके लिए pH 2, इसके लिए बोला गया pH 3 और इसके लिए क्या कहा गया pH 4। इनको कंपेयर करना है। अब देखो मुझे क्या क्या मिला यहाँ से, ये मिला है मुझे H2O, एक क्या मिला है मुझे H2S, एक क्या मिला है मुझे H2SE और एक क्या मिला है मुझे H2T। अब ध्यान से समझना, pH का ऑर्डर बताना है। जो pH होता है वो हमारा होता है नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ H पॉजिटिव आयन। इसका मतलब ये है जितनी ज़्यादा H पॉजिटिव आयन होंगे, यानी मोर इज H पॉजिटिव आयन, मोर इज H पॉजिटिव आयन यानी हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी
पीएच की वैल्यू उतनी ही कम होगी, लो इज द पीएच वैल्यू। तो जितनी ज़्यादा H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन होगी पीएच की वैल्यू उतनी ही क्या होगी, कम। पीएच वैल्यू उतनी ही क्या होगी हमारी, कम, राइट। तो हमें ये पता करना है किसके अंदर सबसे ज़्यादा H पॉजिटिव आयन है उसकी वैल्यू कम होगी, जिसके अंदर कम H पॉजिटिव है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। अब इसे कैसे पता करेंगे, देखो अगर मैं देखूं तो ये जो हमारे पास मेरे पास क्या एलिमेंट है, एक है ऑक्सीजन, एक है सल्फर, एक है सेलेनियम और एक है टेलुरियम। ये है ग्रुप 16 के एलिमेंट, ठीक है। और इनका ऑर्डर इसी साइज में है ये, यानी सबसे छोटा साइज है ऑक्सीजन का, उससे बड़ा सल्फर का, उससे बड़ा सेलेनियम का, उससे बड़ा टेलुरियम का। यानी अगर मैं साइज की बात करूँ तो साइज इस हिसाब से हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से देखो एक बार, इसको थोड़ा सा बताती हूँ मैं। इसका मतलब अगर मैं कंपेयर करूँ, अगर मैं यहाँ से कंपेयर करती हूँ H2O और H2TE में, तो ये है O से 2H इस तरीके से कनेक्ट होते हैं और TE यहाँ से 2H ऐसे कनेक्ट होते हैं। अब जो अपना H जितनी जल्दी निकाल देगा उसमें उतने ही ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होंगे और उसका पीएच वैल्यू उतना ही कम होगा। अब इन दोनों में से ये वाला बॉन्ड तोड़ना ज़्यादा आसान है क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है, साइज़ बड़ा है तो उसको तोड़ना ज़्यादा आसान है। इसका मतलब यहाँ से जल्दी H पॉजिटिव निकल जाएंगे। तो कौन अपना H पॉजिटिव जल्दी दे देगा, ये। तो H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन का आयन ये हो जाएगा इसका ऑर्डर। और अगर ये H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन का ऑर्डर है, क्योंकि ये अपना H पॉजिटिव जल्दी लूज करेगा इसीलिए इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, किसकी, H2TE की। अब ये वाला जो ऑर्डर है ये किसका ऑर्डर है, H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन का। अब ये है H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन का ऑर्डर। इसका मतलब अगर इसकी H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा है, हाईएस्ट है इसकी ना, तो इसकी जो पीएच वैल्यू है वो क्या होगी, सबसे कम। हाईएस्ट H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन इसकी, तो जो इसकी पीएच वैल्यू है वो क्या होगी, कम। तो इसकी पीएच वैल्यू सबसे लो होगी, लो पीएच वैल्यू। तो इसकी पीएच कितनी है, इसकी पीएच है 4, इसकी पीएच क्या है 3, इसकी पीएच क्या है 2 और इसकी पीएच क्या है 1। इस हिसाब से जो सबसे ज़्यादा पीएच आएगी वो किसकी आएगी, वाटर की। इसका मतलब ऑर्डर क्या होगा, पीएच का pH 1 सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद कौन सी होगी pH 2, उसके बाद कौन सी होगी pH 3, उसके बाद लास्ट में कौन सी आ जाएगी pH 4। यानी आपको ये वाला ऑर्डर याद रखना है। और कैसे निकाला है मैंने, ये आपको समझ आ गया होगा। जितनी ज़्यादा H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन होगी pH की वैल्यू उतनी ही कम होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन H2TE में है यानी K2TE में है, इसलिए ये वाली वैल्यू सबसे कम होगी। तो ऑर्डर हो जाएगा pH 4 से ज़्यादा pH 3, उससे ज़्यादा pH 2 और सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी pH 1 की। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, राइट। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। चलो नेक्स्ट आता है हमारा, अच्छा यहाँ देखो एक बार, ये भी मैंने यहाँ पर जो है ना, एक बार देखो ऑप्शन ए भी ये लिख दिया है, तो ऑप्शन ए को थोड़ा सा चेंज कर लेना, ऑर्डर ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना है ना, ऐसे कर लेना, तो उस हिसाब से वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, राइट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट है यहाँ पर द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी ई एफ टू बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन आर। आपको ये वाली इक्वेशन बैलेंस करनी है और बताना है क्या वैल्यू आएगी। इक्वेशन है हमारी K2 Cr2 O7 प्लस KCl प्लस H2SO4 और यहाँ क्या बन रहा है हमारा CrO2 Cl2 प्लस KHSO4 प्लस H2। चलो इसको बैलेंस करते हैं। देखो ऐसे केस में ना सबसे पहले ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ दो, बाकी सारे एटम्स को बैलेंस करते हैं पहले। देखो एक तो यहाँ पर अलग एटम की बात करें तो एक तो K है और एक Cr। तो देखो सबसे पहले ना Cr को बैलेंस कर लेते हैं, क्योंकि Cr यहाँ पर K ना दो जगह है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो यहाँ 3 हो गए, यहाँ 1 है, तो इसको बैलेंस करने में दिक्कत आएगी। Cr सिर्फ यहाँ पर एक जगह है, यहाँ पर भी एक जगह है, इसलिए पहले जो अकेले एटम्स है ना ऐसे एक जगह उनको बैलेंस कर लो। तो यहाँ Cr कितना है 2, यहाँ बैलेंस करने के लिए मैं 2 लगा देती हूँ, ये हो गया हमारा 2। अब इसके बाद देखो ऐसे ही देखो K यहाँ 2 जगह है, यहाँ 1 जगह, और देखो कोई एटम एक ही जगह, देखो Cl यहाँ पर एक जगह, यहाँ पर भी एक जगह, तो पहले Cl को बैलेंस कर लेते हैं। तो Cl यहाँ मैंने कितना लगा दिया 2, अभी मैंने Cl लगा दिया यहाँ पर 2, ठीक है। अब मैंने क्या बोला आपको, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ दो, बाकी सबको बैलेंस कर लो पहले। तो हमने अभी तक किसको बैलेंस किया है, Cr को, फिर हमने किसको बैलेंस कर लिया, Cl को, ये हो गया, ये हो गया। अभी उसके बाद कौन सा आइटम और है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा, एक तो सल्फर है और एक क्या है पोटाशियम। पहले पोटाशियम को बैलेंस कर लेते हैं। तो पोटाशियम देखो कितने हो गए यहाँ पर 2 और 2, यानी इस साइड पर कितने हो गए हमारे पास 4, यहाँ एक ही जगह, यहाँ मैं 4 लगा देती हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास कितना आ गया ये 4, तो हमारे यहाँ पे 4 बैलेंस हो गए। अब देखो यहाँ पर SO4 पूरा है ना, और यहाँ पर भी SO4, इसको बैलेंस करते हैं। अगर SO4 यहाँ पर 4 है और अगर मुझे SO4 को बैलेंस करना है, अच्छा K एक बार देखो K कितने हो गए यहाँ पर,
Cl होंगे कितने हमारे, अच्छा Cl तो यहाँ 4 हो गए ना, 2 और 2 4, तो यहाँ मुझे 4 लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इसको फिर से बैलेंस कर पाती हूँ। देखो एक बार क्या करना है आपको, देखो सबसे पहले Cr को बैलेंस किया हमने, Cr कितना है यहाँ पर 2, तो मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया, राइट। उसके बाद Cl को बैलेंस कर लो, तो Cl कितना है 2 और 2 यहाँ पे कितना है 4, तो मैंने यहाँ पे 4 लगा दिया, 2 गए। उसके बाद हम किसको बैलेंस करेंगे, पोटाशियम का, पोटाशियम यहाँ पे कितने हैं 4 और 2 ये कितने हो गए 6, तो यहाँ पर 6 लगा देंगे। अब उसके बाद किसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, पर यहाँ पर सल्फर भी है, तो सल्फर को पहले सल्फेट में ले लेते हैं, SO4, SO4 यहाँ कितने हो गए 6, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी मैं कितना लगा देती हूँ 6, तो यहाँ पर मेरा जो है सल्फेट ये बैलेंस हो गया, तो SO4 भी मैंने यहाँ पर बैलेंस कर लिया, ये बैलेंस हो गया। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देखो किस तरीके से बैलेंस करेंगे, तो H2O ही बैलेंस कर लो ना, तो H2O देखो यहाँ पर कितने हैं हमारे 6 2 12, तो 12 है यहाँ पर टोटल हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं 12। इस साइड पे चेक करते हैं, यहाँ पर कितने हैं 6 हाइड्रोजन, 6 और 2 ये, तो कितने हो गए यहाँ पर 8, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कितना लगा दूँ 3, तो अगर मैं यहाँ 3 लगा दूँ तो ये भी कितना हो जाएगा 6 और 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ पर भी हमारा हाइड्रोजन बैलेंस होकर कितना हो जाएगा 12, राइट। अब ऑक्सीजन चेक कर लेना, ये ऑक्सीजन अपने आप ही हमारी ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगी, राइट। तो क्या ऑप्शन आया, यहाँ पर हमें दिया था A, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 1, फिर यहाँ पर दिया था B की वैल्यू कितनी आ गई 4, फिर हमें दिया था C की वैल्यू कितनी आ गई 6, उसके बाद D की वैल्यू कितनी आ गई 2, उसके बाद था E की वैल्यू कितनी आ गई 6 और F की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन B इज करेक्ट, राइट। चलो नेक्स्ट, ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। देखो ये क्या है, इसमें दिया हुआ है हमें x मोल्स ऑफ ओजोन दिया, एक तो x मोल्स ऑफ ओजोन आर रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ लेड सल्फाइड, किसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, ये लेड सल्फाइड को। x मोल्स ऑफ ओजोन यहाँ पर इसके दिए x मोल्स ऑफ ओजोन किसको सल्फाइड, किसको इसके कितने मोल्स को कर रहे हैं 1 मोल को, और यहाँ से जब ये ऑक्सीडाइज करते हैं इसको तो क्या प्रोड्यूस होती है ऑक्सीजन, और ये कितनी मोल प्रोड्यूस होती है y मोल, ऐसा इसमें दिया हुआ है। जब इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो यहाँ पर बनेगा PbSO4। अब अगर मैं इसको बैलेंस करूँगी तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर लगाना पड़ेगा मुझे 3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, हो गई बैलेंस, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, देखो x मोल्स इसके 1 मोल को कर रहे हैं, अब ये तो 1 मोल है ही, पर ये कितना है 4, यानी इससे मुझे यहाँ पे पता चल गया x की वैल्यू कितनी है 4 और मुझे कितने ऑक्सीजन मिल रहे हैं 3, इसका मतलब y की वैल्यू कितनी है 3। तो हमें जो x और y है उसका मास रेशियो बताना है, तो जो मेरा x है वो क्या है ओजोन, मास रेशियो बताना है इसका, और यहाँ पर क्या है ये O2, यानी x बाय y इन दोनों का मास रेशियो बताना है। अब मास रेशियो देखो, ये 4 तो मोल्स थे ही, कितना मास होता है ऑक्सीजन का 16 है, कितने ये 3, तो 3 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो उसके बाद यहाँ कितने मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये 3, कौन प्रोड्यूस हो रहा है ऑक्सीजन, मास कितना होता है ऑक्सीजन का 16, कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं 2, तो जगह 2। अब ये कट आउट कर लो, 3 से 3 कट जाएगा, बैलेंसिंग तो गलत निकल दी, 4 4 4 4 12 4 दिन 8 12, यहाँ 4 आएगा, ठीक है, तो यहाँ 4 आ जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर एक तो बचेगा 4, तो चलो कोई बात नहीं, इसको कर लेते हैं दोबारा। तो बैलेंसिंग करेंगे तो इस तरीके से बचेगा। अब मैंने आपको बता ही दिया हमें रेशो निकालना है, तो रेशो निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 4, ये मोल है ना इसके कितने 4, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 है, कितने 3, तो 4 × 16 × 3, यहाँ पर कितना जगह 4, यहाँ पर 4, इसलिए आप बैलेंस करके देख लेना, यहाँ भी 4 रहेगा, यहाँ भी 4 रहेगा, 4 3 जो 12 और ये 4 4 2 जो 8 8 4 कितना होता है 12, फिर यहाँ जाएगा 4 × एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो 2 का कितना मास होगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से 4 कट आउट, 16 से 16 कट आउट, कितना आएगा 3/2, तो रेशो कितना आएगा 3:2, तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा बी, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे और वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट हो तो आप उससे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।